नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर पहुंचे तो जवानों की जमकर उन्होंने तारीफ की। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला तो भारतीय सैन्य शक्ति की उपलब्धियों का भी खुलकर जिक्र किया। क्या रहा रक्षा मंत्री के दौरे में खास, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। बताएंगे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में आज क्या मिली बड़ी सफलता। दिखाएंगे तिरंगा यात्रा की देश भर में आ रही बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरों की। साथ ही साथ होगी बात राष्ट्रपति के उस खबर की जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कई मसलों पर कानूनी सलाह मांगी है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों को सराहा। साधा पाकिस्तान पर निशाना, कहा उन्होंने धर्म देखकर मारा, हमने कर्म देखकर। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में लिए जाने की वकालत की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और हुआ सख्त, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने फिर किया साफ। कहा पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद और POK पर होगी। विदेश मंत्री ने कहा आतंकवाद रोके जाने तक सिंधु जल संधि रहेगी स्थगित। पाकिस्तान का साथ देने पर देश में तुर्की के खिलाफ बड़ा गुस्सा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने तुर्की की कंपनी से लेवी का सिक्योरिटी क्लियरेंस किया रद्द। JNU के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की सरकार से जुड़े शिक्षा संस्थानों के साथ समझौते किए निलंबित। देश भर में जारी है तिरंगे का विजय घोष। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, पराक्रम और सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए लगातार निकल रही हैं तिरंगा यात्राएं। लोगों का दिख रहा है जोरदार उत्साह। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर। साल 2024-25 में भारत ने $824.9 बिलियन का किया ऐतिहासिक निर्यात। एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सबसे ज्यादा 32.46% हिस्सा। इंजीनियरिंग गुड्स की भागीदारी रही 26.67%। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनका पहला कश्मीर दौरा रहा। राजनाथ सिंह ने जवानों से संवाद किया तो बीते दिनों पाकिस्तान के गिराए गए ड्रोन के अवशेषों को भी आज उन्होंने श्रीनगर में देखा। रक्षा मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी को खारिज करते हुए सवालिया लहजे में एक बात कहा। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और बीमार देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं भी या नहीं, इसकी जिम्मेदारी IAEA को अपनी निगरानी में ले लेनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री। जवानों से की मुलाकात। पाकिस्तान पर बरसे राजनाथ सिंह। आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने कर्म देखकर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने श्रीनगर स्थित बादामी बाग कैंट में सेना के जवानों से बातचीत की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी थे। राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए और फिर उन्हें संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह ने पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में हताहत हुए सभी निर्दोष नागरिकों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद सैनिकों को नमन किया और कहा प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों ने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं।
पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने भारत के माथे पर वार किया, भारत ने उनकी छाती पर वार किया। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने पर भी तंज कसा। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर और लश्कर तैयबा के हाथ होने के सबूत सौंपे हैं, तो दुनिया से आतंक के इस खेल के पीछे के गुनहगारों पर लगाम लगाने की बात भी कही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत को वैश्विक समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस घटनाक्रम के बाद से पूरी तरीके से अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त बना हुआ है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया था कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से सिर्फ बात आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। The Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को द्विपक्षीय करार देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। Our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. आतंकवाद के मसले पर भारत ने दुनिया का समर्थन लेने का प्रयास भी तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार की एक तकनीकी टीम ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और कई साझेदार देशों के साथ अहम बैठकें की। टीम ने बैठक में आतंकवादी संगठनों टीआरएफ और लश्कर तैयबा की पहलगाम हमले में संलिप्तता से जुड़े सबूत भी सौंपे। इसके साथ ही पाकिस्तान की संभावित संलग्नता से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। इस टीम ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठकों के दौरान भारत और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच चल रहे सहयोग पर भी चर्चा हुई, खासकर सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधक प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद निरोधी रणनीति के क्रियान्वयन के सिलसिले में। विदेश मंत्री ने भी कहा कि भारत को इस मामले में दुनिया का समर्थन मिल रहा है। We actually got a lot of international support. Many ministers, many leaders called up PM, many ministers called me up. We had a Security Council resolution which very clearly said that the perpetrators of the attack should be held accountable. And on May 7th morning, we held them accountable through the action which was taken through Operation Sindoor. आतंकवाद के मसले पर दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत भी अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी भारतीय सुरक्षा बलों की आतंक के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। शोपिया के बाद त्राल में 3 आतंकी मारे गए और बीते लगभग 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस बीच सेना प्रमुख कश्मीर के अग्रिम चौकियों पर पहुंचे और जवानों का हौसला अफजाई की उन्होंने। भारत ने चनाव नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद कर दिए, जिससे नदी का बहाव एक तरीके से रुक गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद खत्म होने तक
सिंधु जल समझौता निलंबित ही रहेगा। इस बीच पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के सामानों के बहिष्कार का सिलसिला भी देश में बदस्तूर अब देखने को मिल रहा है। एविएशन मिनिस्टर भी आज कश्मीर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मंत्रालय से जुड़े तमाम परियोजनाओं और बातों को लेकर तैयारियों को परखा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में पूरी चौकसी बनाए हुए हैं और लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद भारतीय सैन्य बलों ने ये कार्रवाई की। इससे पहले संदिग्ध गतिविधि के बारे में विशेष इनपुट मिलने के बाद कड़ी घेराबंदी की गई थी। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर भी भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने स्थान की घेराबंदी कर दी है। पुलवामा में 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले मंगलवार को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। भारतीय सेना का उत्साह वर्धन करने के लिए सेना प्रमुख ने चिनार कोर के डैगर डिवीजन सहित श्रीनगर, उरी और ऊंची बस्ती में अग्रिम ठिकानों का दौरा किया। इस दौरान सेना प्रमुख ने कई खतरों का मुकाबला करने में उनके धैर्य, मनोबल और निर्बाध समन्वय की प्रशंसा की। भारतीय सैनिकों की वीरता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों के असाधारण प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुविधाओं की समीक्षा की और शहर का भी दौरा किया। उन्होंने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। 3 हफ्तों से जो नो टाइम का रिस्ट्रिक्शन था और एयरपोर्ट भी नहीं चल रहा था, तो फ्लाइटें आने जाने का कोई मौका नहीं था। पर आज 15 तारीख जो है, आज से हम पूरी तरह से सारे शेड्यूल्स ओपन कर दिए हैं। दिल्ली हो, बम्बई हो, बाकी देश के ऑल ओवर कंट्री जितने भी कनेक्शंस पहले थे, करीब वही कनेक्शन सारे रीइंस्टॉल करके सब वापस चलने लगे हैं। तुर्की और अजरबैजान की ओर से पाकिस्तान को खुला समर्थन दिए जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने तुर्की की कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की के शैक्षणिक संस्थानों के साथ अपने सभी समझौते ज्ञापन को निलंबित कर दिया है। इससे पहले जेएनयू ने भी इसी तरह का कदम उठा चुका है। तुर्की और अजरबैजान की ओर से पाकिस्तान को खुला समर्थन दिए जाने के बाद भारतीय व्यापारियों ने राष्ट्र प्रथम की भावना को व्यक्त करते हुए वहां के सामानों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अगर कोई देश ऐसी क्रूरता करता है और दूसरा देश उसका समर्थन करता है तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। हमारे पास और बहुत ऑप्शंस हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं और काफी कंट्रीज हैं जहाँ से हमारा मटेरियल आ सकता है। मैं सबसे दरख्वास्त ये करूंगी कि वहाँ से मटेरियल मंगवाएं, टर्की से कम मटेरियल मंगवाएं। हम लोगों ने इसे मंगाना बंद कर दिया है और जो डिमांड आती है पीछे से वो भी आना बंद हो गई है। अब जो सेब चल रहा है ट्रेंड में वो है हमारा इंडियन सेब कश्मीर का, और ना हम भविष्य में अब टर्की का कोई सामान मंगाएंगे ना उसको बेचेंगे। इधर सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद से भारत ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद कर दिए हैं, जिससे नदी में पानी का प्रवाह रुक गया है। सिंधु जल संधि को खत्म करने से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर अपील की है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। पत्र में भारत से अपील की गई है कि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जब तक पाक प्रायोजित आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान चौतरफा घेरने के बावजूद सुधरने को तैयार नहीं है। इसका सबूत हाल ही में कराची में देखने को मिला, जहां पाकिस्तान की सरकार के नाक के नीचे एक रैली में लश्कर-ए तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात आतंकी संगठन के कई लोग दिखाई दिए।
इस रैली में आतंकी फैजल नदीम उर्फ अब्बू कताल और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे को भी देखा गया, जिसने रैली को संबोधित भी किया। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और राजनेता शामिल हुए थे। इस घटना ने दुनिया के सामने पाकिस्तान और उसके आतंकी संबंधों को उजागर किया था। वहीं अब इस रैली ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार पाकिस्तान घिरता जा रहा है अपनी करतूतों को लेकर और एक तरीके से इस ऑपरेशन के बाद से भारत की एक महारत भी सामने आई है। और आज रक्षा मंत्री का जो दौरा था जम्मू कश्मीर का, उसमें भी कई बड़े संदेश और संकेत निकल के आए। इस पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, और विशेष के तहत हम सवाल पूछ रहे हैं किस तरीके से धर्म से आतंकी वार, कर्म से भारत का पलटवार। क्योंकि धर्म पूछ के लोगों की जान ली गई पहलगांव में, और भारत ने कर्म देख के, यानी कि जो आतंकी है उनका कर्म देखकर एक तरीके से करारा पलटवार किया। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर अनिल वाधवा जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक कुमार जी हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल कुमार, शुरुआत आपसे, क्योंकि रक्षा मंत्री का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा था JNK का, उसके क्या संदेश है? और ये सीधे तौर पे इस बात को स्पष्ट कर देना भारत का मंत्र कहा जाए या संदेश कहा जाए कि आपने धर्म पूछकर हमला किया था, हमने आपका कर्म देख के आपका खात्मा किया। ये बहुत बड़ा एक संदेश सीधे तौर पे। निस्संदेह असल में आप पाएंगे कि जो लीडर्स जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, जो अपनी सेना को अपना समझते हैं, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी उनके बीच में जाकर उनसे मिलते हैं ताकि उनका हौसला अफजाई भी हो। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद सबसे पहले अनअनाउंस्ड फॉर्म में आदमपुर एयरबेस में गए और उन्होंने पाकिस्तान के झूठ को नकाब किया। अब चूंकि ये सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हुई थी, पहलगाम का हमला वहीं पे हुआ था, और 7 मई की घटना होने के पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर भी वहीं तोड़ा गया था। वहीं के लोगों ने ट्रांस बॉर्डर फायरिंग में जाने भी दी थी पुंछ के इलाके में। और इसलिए हमारे रक्षा मंत्री का वहां जाना, सैनिकों को मिलना और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के लिए संदेश देना बहुत ही आवश्यक था। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के संबोधन में अपने राष्ट्र की पॉलिसी को बहुत ही सलीके और साफ और स्पष्ट तरीके से रखा था। रक्षा मंत्री जी उसी को एक नए आयाम में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी था। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा किए गए धर्म के आधार पर जो नृशंस कार्य हुआ था, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि वो कर्म के आधार पर पाकिस्तान को पेनलाइज कर रहे हैं जी। और उसका मेन मकसद यह है कि पाकिस्तानी जनता के ऊपर कोई आघात नहीं किया गया, लेकिन वहां पे जो आतंक में लिप्त टेररिस्ट हैं उनके ऊपर उनके बुरे कर्मों की वजह से बिल्कुल। और ये एक संदेश भी सर आगे के लिए भी है कि आप अपने कर्म अगर सुधार लें तो आपकी खैर हो सकती है, अन्यथा खात्मा आपका होना तय है। एम्बेसडर वाधवा, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पहलगांव की घटना के बाद से सबसे पहले हमने एक तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक देखा था। इस मिलिट्री स्ट्राइक से पहले उसके फैसले, खासतौर से सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का जो फैसला था, वो आज भी बदस्तूर कायम है। इस तमाम प्रकार की सहमति बनने के बाद भी इसका एक व्यापक असर अभी भी दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि जो डिप्लोमेटिक जो फैसले लिए गए हैं वो भी अपने आप में पाकिस्तान को घेरने, उसकी कमर तोड़ने के लिए काफी पर्याप्त तरीके से काम कर रहे हैं? एम्बेसडर वाधवा जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, सिंधु जो समझौता है वो निलंबित है और आज ही एक खत पाकिस्तान की ओर से भारत को मिला है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इससे पाकिस्तान में काफ़ी तबाही मचेगी और जो खरीफ की जो क्रॉप भी सो होने जा रही है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डेटा शेयरिंग चलती रहे और इसी तरह से भारत से जो पानी पाकिस्तान में जाता है सिंधु समझौते के तहत, वो बरकरार रहे। नहीं तो पाकिस्तान को बहुत किल्लत सहनी पड़ेगी। और भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आप टेररिज्म जो है उसको इररिवोकेबली ख़त्म नहीं करते हैं और क्रेडिबली ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है
ये अबेयंस में ही रहेगी। आज ही विदेश मंत्री ने हंडुरास की एम्बेसी को जब उद्घाटन था, उस समय अपने भाषण में ये बात फिर से रखी और रिपोर्टर्स को फिर से बताया कि ये भारत का जो स्टैंड है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बहुत ही प्रखर स्टैंड है, प्रचंड स्टैंड है और आगे चलकर मुझे लगता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है जी। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारी टीम गई हुई है और टीआरएफ को जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस कमेटी है उसमें इसको लिस्ट कराने के लिए भरपूर कोशिश जारी है। सभी सबूत पेश किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक दबाव भी चलता रहेगा जी। और दूसरे जो भारत के देश हैं उनके थ्रू भी पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का दबाव आगे देखने को मिले। बिल्कुल जनरल कुमार, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बात को भी समझना कि आज रक्षा मंत्री जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के जो परमाणु हथियार हैं क्या वो उसके हाथों में सुरक्षित हैं भी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि IAEA के निगरानी में क्या उसको नहीं दे देना चाहिए। ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत संदेश भारत की ओर से कि साहब कैसा एक मुल्क है जिसके पास इस प्रकार की चीजों का होने से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर को एक तरीके से खतरा है। ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मैं तो ये मानूंगा ये मुद्दा पिछले वाले मुद्दे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें जब कारगिल की लड़ाई हुई थी उसके जस्ट पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर डेटोनेशन किया था और रिसेंटली एक्वायर्ड वेपन्स थे। हालांकि इंडिया ने तो पहला डेटोनेशन 1974 में ही कर रखा था, बट जो दोबारा किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी ताबड़तोड़ किया। तो कारगिल की लड़ाई में उसको इस चीज का बेनिफिट मिला कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है एंड बिल क्लिंटन की मध्यस्थता से नवाज शरीफ को कहा गया कि आप अपनी सेनाएं वापस बुलाइए। भारत ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल का मान रख करके वहां से उसके सेना को पीछे खदेड़ा। उसको लग रहा था कि अब उसकी जो न्यूक्लियर क्षमता है उसको एज ए डेटरेंट यूज करेगा एंड भारत को ब्लैकमेल करने में फिर कामयाब हो। और वही उसने इस बात भी किया कि इसके पहले की 7 मई का हमला हो हमारी तरफ से 22 अप्रैल के बाद में जब प्रधानमंत्री ने बोला कि हम इसका बदला लेंगे और टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, तभी से उनके लीडर्स एंड बाकी सब लोगों ने फर्स्ट स्टेज में कहना शुरू कर दिया कि ये हमने न्यूक्लियर बम, अपने मिसाइलें क्या उसको रखने के लिए थोड़ी बनाई है, इसको हिंदुस्तान के लिए बना रखी हुई है जी। तो एक ये गैर जिम्मेवाराना कदम था। इवन जिस देश में न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो भी एक उसका स्टेटमेंट या यूज करने का इंटेंट भी काफी लेट स्टेज में बताया जाता है, ना कि अब इनिशियो। तो जाहिर है कि पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल में लग रहा था, उसको लग रहा था कि भारत को अपने ऊपर अटैक करने से बचा लेगा, लेकिन भारत ने उसके न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सामने ला करके नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बावजूद उसके घर में घुसकर वो किया। लेकिन ये चीज स्पष्ट है कि उसके पास जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हालांकि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में वो जो कोड्स होते हैं वो कई लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में वहां की आर्मी कब टेक ओवर कर ले, क्या कर ले, वो कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, ये ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज और भी हुई जिसको दुनिया भर के तमाम जो विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पाकिस्तान की ही पहुंच को सीमित करने के लिए उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जो भारत ने धमाके किए उसकी वजह से वो घुटनों पे आ गया। तो ये एक तथ्य भी है मिस्टर वाधवा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही वो ये भी कि जब मांगने वालों की एक तरीके से जहां पाकिस्तान खड़ा हो जाता है वहां से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। उस फिल्म का डायलॉग नजर आता है जो अमिताभ बच्चन का एक तरीके से था, बट एक तरीके से दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये बात कहते हैं। एक मसला तो ये कि पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है आर्थिक तौर पे वो, और जो बात आपने कही थी कि हमने जो UN की कमेटी में 1267 में कमेटी में जो प्रूफ दिए हैं, इस सबसे आगे अब बात आगे बढ़ेगी कैसे और कहां तक ये सबूत के द्वारा हम और घेरते नजर आएंगे? देखिए, इसमें कोशिश करने की बहुत संभावना है क्योंकि अभी तक जो पहलगाम से पहले भारत ये कई बार कोशिश करता रहा है कि TRF जैसे जो संगठन है उनको 1267 जो समिति है उसके द्वारा लिस्ट किया जाए एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस बार जब TRF ने ये कबूल किया कि उन्होंने पहलगाम के ऊपर हमला किया, हालांकि 2 दिन के बाद ये स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर ली गई,
चीन ने बहुत कोशिश करी कि TRF जो है उसका मेंशन ना हो, और पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इसका रेफरेंस बाहर रखा। लेकिन कितने दिन तक ये रेफरेंस बाहर रह सकता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स हैं, उन सब का प्रूफ भारत के पास है। भारत वो सामने रखेगा, और दूसरे देशों ने भी देखा है कि ये जाहिर है कि पाकिस्तान द्वारा ही परपेचुएट किया गया टेरर अटैक है। और जो पाकिस्तान की जो ISI है, आर्मी है, और जो टेररिस्ट हैं, ये एक ही एंटिटी हैं। तो ये जब रियलाइजेशन दुनिया भर को होगी, तो नेचुरली सैंक्शंस कमेटी के ऊपर भी बहुत दबाव पड़ेगा कि इसको लिस्ट किया जाए। अब देखने वाली बात है कि किस हद तक चीन पाकिस्तान को बचाता है। हमने पहले देखा है कि कुछ सालों से चीन कुछ टेररिस्ट को बचाता रहा था, उसके बाद लेकिन कई सालों के बाद ये हो ना सका, और चीन को उन टेररिस्ट को लिस्टिंग के लिए अलाउ करना पड़ा। तो इसके लिए प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके लिए दबाव जरूर बनाकर रखना पड़ेगा। भारत को दूसरे देशों के साथ ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, कई मोर्चों पे दबाव बनाना होगा, साथ साथ आर्थिक मोर्चेबंदी का भी अपने आप में एक बड़ा पहलू है, जिस पे भारत लगातार काम कर भी रहा है। जनरल कुमार, क्योंकि इस बात को समझना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री के बाद रक्षा मंत्री भी सीधे तौर पे कहते हैं कि भारत का न्यू नॉर्मल क्या है। आप समझिए इस बात को, क्योंकि न्यू नॉर्मल के तहत आप कुछ भी करेंगे, आतंकी घटना तो हम एक्ट ऑफ वॉर की तरीके से लेंगे और घर में घुस के मारेंगे। ये संदेश तो प्रमुखता से पहुंच गया ना दुश्मनों तक। असल में ये जो पहलगाम के बाद में हमने जो स्ट्राइक किया है पाकिस्तान में, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप 2016-2019 की अटैक्स देखें, जो हमने रिस्पॉन्ड किया था सर्जिकल स्ट्राइक इन बालाकोट में, वो POK के एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल तक सीमित थी। हालांकि बालाकोट में तो हमने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके उसको नए लेवल तक ले गए थे, लेकिन कुछ एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बर्बाद किया था, लेकिन उतना ब्लेटेंट प्रूफ सामने नहीं आया था जितना इस बार आया। इस बार आप देखिए हमने क्या किया, हमने POK में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार गए, साथ ही साथ उसके पंजाब प्रोविंस में हम 100 किलोमीटर, जहां पर JEM और LET के हेडक्वार्टर्स थे बहावलपुर उमरीद के, वहां पर इतना प्रिसीजन अटैक किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, कि एक ही बिल्डिंग में सिविलियंस रह रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में टेररिस्ट रह रहे हैं, और उन टेररिस्ट को मारा गया और सिविलियंस को आंच तक नहीं आई, और जिसमें 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, और उसमें 5 एक तो ऐसे हैं जिनका शामिल होना मेजर घटनाओं में शामिल है, जो IC 814 का अपहरण है, डैनियल फर्न की हत्या है, और तरह तरह की चीजें। तो भारत का ये एक्शन करना, और साथ में एक नेशनल डिक्लेरेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जो बाद में आज रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि अब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी जो होगी वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, ये अपने देश के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब हमको नंबर्स पर ही, ज्यादा नंबर्स हो तभी हम रिस्पॉन्ड करें, अब ये जरूरी नहीं है। इस पॉलिसी के तहत अगर एक भी टेररिस्ट हमारे यहाँ स्ट्राइक करता है, जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में, तो हम इस पॉलिसी के तहत जो भी अप्रोप्रिएट समझे हम रिस्पांस कर बिल्कुल, वो कड़ा वार लेंगे, और है। फौलादी फैसले, अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो फौलादी फैसले भी लेंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम की भावना से हम काम करेंगे। मिस्टर वाधवा, एक अंतिम सवाल आपसे, आर्थिक नाकेबंदी भी बहुत जरूरी है। हमने IMF में भी काफी प्रयास किया, हालांकि जियोपॉलिटिक्स को ध्यान रखते हुए कई प्रकार के फैसले इस बार से होते, जिसमें हम कई बार उतना सफल नहीं होते जो अपेक्षित होता है, लेकिन FATF जैसे जगहों पर भी पाकिस्तान को फिर से बेनकाब करने की कोशिश करना या अन्य वैश्विक मंचों पे घेरना, ये प्रक्रिया भी जरूरी है, और कैसे इस पे आगे बढ़ा जाए। मिस्टर वाधवा जी, तो पहले आपने IMF की बात करी, वहां पर चूंकि नेगेटिव वोट कोई डाल नहीं सकता है, उसमें सिर्फ एब्सटेंशन होती है या फिर लोन का अप्रूवल होता है। तो जब लोन का अप्रूवल होता है उस समय पर कंडीशनैलिटीज लगाई जाती हैं, और इस बार जो पाकिस्तान के लिए लोन जो अप्रूव हुआ है 2 ट्रांचेस में, उसमें भी उस तरह की कंडीशनैलिटीज आई हैं। तो अभी आगे IMF को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस लोन को इस्तेमाल करता है। भारत के पास इतनी क्षमता नहीं है IMF में, इतनी वोट्स नहीं है कि इसको रोक सके, और जो नेगेटिव वोट जैसे मैंने कहा वो अलाउड नहीं होता है IMF में, तो ये दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन बाकी जो देश हैं वो उसको मॉनिटर ज़रूर करेंगे। FATF का जहाँ तक सवाल है, वो जो सिचुएशन है वो दूसरी कुछ डिफरेंट है,
क्योंकि उसमें बहुत कड़े प्रतिबंध होते हैं, और अगर कोई कंट्री इस तरह की घटना से जुड़ा रहता है, जैसे ये एक टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ है जिससे पाकिस्तान के तार जुड़े हुए हैं, FATF ज़रूर इसको नोट करेगा और उसमें काफ़ी जो देश हैं उनका जो रवैया पाकिस्तान की ओर है वो पहले से ही उसको वो इस तरह से देखते हैं कि ये संदिग्ध देश है, एक रोग स्टेट की तरह उसको देखा जाता है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पहले FATF के चंगुल से बाहर निकला था। तो इस बार कोशिश ज़रूर होगी, भारत की ओर से भी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को फिर से FATF के सामने खड़ा किया जाए और उनसे सवाल पूछे जाएं, और एक बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है तो उसके बाद उसकी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। बिल्कुल, ग्रे लिस्ट से लेकर ब्लैक लिस्टेड करने तक की प्रक्रिया में भारत लगातार कोशिश करेगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने पर, इस विषय विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के कौन से हैं सवाल, किस विषय पे है सवाल, इस खबर पे नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कितने 8,400। 8,400 अरे कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और अब रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का, जो कि जुड़ी हुई है राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए उन सवाल को, जिसको लेकर संवैधानिक व्यवस्थाओं में क्या स्पष्टता है वो अपने आप में होनी चाहिए। इसको लेकर एक प्रकार से सवाल पूछे राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से। ये 14 सवाल पूछे गए। आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल जो पूछे, उसमें पहला सवाल क्या है, क्योंकि ये पूरा मामला राज्यपालों और राष्ट्रपति को दिए अधिकारों के बारे में स्पष्टता को लेकर है, इसलिए उन्होंने पूछा। पहला सवाल यह है, अनुच्छेद 200 से जुड़ा हुआ है। इसके तहत जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं संवैधानिक व्यवस्था के तहत। दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? जब वे अनुच्छेद 200 के तहत अपने विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की बात माननी ही चाहिए? यह स्पष्टता या कानूनी सलाह के तहत उन्होंने पूछा है।
तीसरा सवाल पूछा है, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो फैसले लेते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? ये अपने आप में जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ भी मामला है। चौथा सवाल राष्ट्रपति महोदया ने पूछा है, क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरीके से रोक लगा सकते हैं? तो यह भी अपने आप में संवैधानिक व्यवस्थाओं को विस्तार देने, स्पष्टता देने के लिए। पांचवा सवाल, क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये क्यों समय सीमा को लेकर, इसके बारे में आगे भी आपको बताएंगे। छठा सवाल यह है कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? ये बहुत गंभीर बात है। विशेषाधिकार की क्या न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं, इस पे उन्होंने सवाल पूछा है। सातवां सवाल, क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती हैं? क्या वे ये भी बात कर सकती हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? आठवां सवाल, अनुच्छेद 143 के तहत क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करते हैं? तो यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आठवां सवाल। अगले सवाल पर जाते हो। नौवां सवाल राष्ट्रपति महोदय ने पूछा है, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं? कानून बनना है उससे पहले ही क्या उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? यह भी सवाल है। 10वां सवाल, क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों का बदला जा सकता है? 11वां सवाल, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है? अगर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं, क्या राज्य विधानमंडल उसको लागू कर सकता है? यह भी स्पष्टता एक तरीके से पूछी गई है 11वें सवाल के तहत। अगले सवाल पर जाते हैं और आपको बताया कि 12वें सवाल के तहत राष्ट्रपति महोदया ने पूछा है, अनुच्छेद 145(3) के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं, और क्या इसे कम से कम 5 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए? संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत मिनिमम 5 जजों की बेंच हो या नहीं, यह भी अपने आप में एक संवैधानिक व्यवस्था को तय करने के लिहाज से बड़ा सवाल। 12वां सवाल। अगले तत्व पर जाते हैं और 13वें सवाल की बात करते हैं कि आखिर 13वां सवाल क्या? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां केवल प्रतीकात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं, या क्या अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने की अनुमति देता है जो संविधान या कानून के मौजूदा प्रावधानों के विपरीत हों? तो ये अपने आप में 13वां सवाल है। और आखिरी 14वें सवाल की अगर बात की जाए, जल्दी से उसकी ओर भी जाते हैं कि अगला जो 14वां सवाल है वो क्या कहता है कि किस प्रकार से पूछा गया, क्या संविधान सर्वोच्च अदालत को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने से रोकता है सिवाय अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के? तो ये भी अपने आप में तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल है जो एक तरीके से राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे और इसका एक तरीके से कानूनी सलाह कहिए या उसको कानूनी स्पष्टता कहिए, वो एक तरीके से मांगा। लेकिन आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या है, अगली प्लेट में आपको समझाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था, उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए और संवैधानिक व्यवस्थाओं की स्पष्टता की बात दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक दिया था बड़ा फैसला। क्या था उसके बारे में बताते। तमिलनाडु के मुकदमे को लेकर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया था। तमिलनाडु में राज्य विधानमंडल ने एक बिल दिया राज्यपाल को, लेकिन उसे समय सीमा के तहत जब पारित नहीं हुआ तो तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को, अगर हम वापस जा सकते हैं पिछले तत्व पे तो कृपया पिछले तत्व पे आए, क्योंकि उन्होंने कई प्रकार से स्पष्टता की, उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने व्यवस्था दी थी कि राज्यपाल लंबे समय तक इसको नहीं रोक सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की गई थी, जो कि अभी तक इसको लेकर कोई बात नहीं है संविधान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के इस फैसले में वो तय किया गया था, जिसे 11 अप्रैल को अपलोड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि राज्यपाल को बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये कहने की एक तरीके से समय सीमा ही तय नहीं की, बल्कि समय भी बता दिया कि इतने समय में लेना होगा। इसी प्रकार से राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को जब भेजा जाएगा तो उसको एक तरीके से वो वीटो या पॉकेट वीटो के तहत अधिकार के तौर पे नहीं रख सकते हैं। तो ये भी अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा और राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये एक बड़ा फैसला 8 अप्रैल को निकाल के आया था और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका ही करेगी। तो ये भी अपने आप में तमाम बातों को 8 अप्रैल के फैसले में कहा था। इसी वजह से राष्ट्रपति महोदया ने ये सवाल एक तरीके से पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिन वो 14 सवाल पूछे गए थे।
अब बात करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं वक्फ संशोधन अधिनियम पर। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को उसने कहा है और अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इसके तहत क्या कुछ तय होगा, इसके तहत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने इस मामले पे अपनी बात को रख दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे तो उससे भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये एक तरीके से उन्होंने कहा है। और ये वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने संक्षिप्त नोट तैयार किया जिसे हम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से साझा कर सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है। तो अपने आप में वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वक्फ एक्ट में बदलाव के बावजूद इसके कुछ मनमाने प्रावधान बने हुए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। कोर्ट अदालत अभी हम इस मूल सवाल पर विचार करेंगे कि क्या वक्फ कानून में जो बदलाव किए हैं वो संवैधानिक हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र आश्वस्त कर चुका है कि वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये व्यवस्था अभी लागू रहेगी। तो ये एक तरीके से उन्होंने सवाल के जवाब दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर इस पर पालन नहीं होता है तो कोर्ट इस बात को देखेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये तमाम बातें एक तरीके से आज हुई हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट को दिए सरकार के आश्वासन पर अमल होगा, तब तक वक्फ की कोई प्रॉपर्टी डीनोटिफाई नहीं होगी। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि शौर्य की गाथा तिरंगा यात्रा को देश भर में कैसे मिल रहा है समर्थन। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है। अगर अभी तक की बात की जाए तो एक बड़ी खबर जिन पे हमने नजर डाली उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर के दौरे की बात की जाए और किस प्रकार से इस खबर के मायने थे, हमने इस पर विस्तार से चर्चा भी की। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के सवाल को हमने दिखाया, साथ ही साथ वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई जो आज हुई है उसमें क्या कुछ निकल के आया, इस पर भी हमने विस्तार से बात की। तो ये आपने देखा अभी तक। और अब अगली खबर की ओर अगर आगे बढ़े तो हम बात कर सकते हैं तिरंगा यात्रा की। देश भर में तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों भी इस यात्राओं में शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्राओं में आम लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। यात्राओं के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है, तो भारत के शौर्य की गाथा भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तिरंगा यात्राओं से पूरा माहौल राष्ट्रीयता की भावना से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य बलों का शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न पूरा देश मना रहा है। देश भर में सिविल सोसाइटी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लोग जोश और उत्साह के साथ शिरकत कर रहे हैं। देश भर के विभिन्न राज्य के ये नजारे लोगों के देश के प्रति प्रेम का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर देश की सेना का मनोबल बढ़ाया। वाराणसी में तिरंगा यात्रा चांदपुर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कैंट पर समाप्त हुई, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता ने भी हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में आए लोगों ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। भारतीय सेना ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया और जो आतंकवादियों को मार गिराया, विजय दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश की सेना, देश के सैनिकों, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया, मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं। हमने उनके टेरर कैंप्स पे अटैक किया, उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने लगातार हम पे हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल हुआ, उनको हमने सफल नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लाल चौक में गर्व का सैलाब नजर आया। भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए आम लोग सड़कों पर उतरे। जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बड़ा कामयाब हो गया और यहाँ हिंदुस्तान के लोगों में खुशी आ गई और पाकिस्तान को जवाब मिला। पाकिस्तान को हमें खत्म करना है, उसको किसी के काबिल नहीं रखा, वो कटोरा लेकर भी खुद मांग रहा है। ये कश्मीर का हर एक युवा है, ये विश्व कश्मीर का हर एक सिटीजन है जो इस वक्त हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उसको अप्रिशिएट कर रहा है। हमारी कश्मीरी की इच्छा हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा हिस्सा पार है, पीओके जिसको कहते हैं, वो जल्द से जल्द इसके साथ मिलाया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगे के साथ मार्च करते हुए आतंकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन दरिंदों को जिन्होंने कायराना हमला किया है, जिन्होंने दरिंदा हमला किया है, जिन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है, उनको एक जवाब है। यह कश्मीर जो है यह हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी हमारे फौज ने उनको बलियामेट किया। आज हिंदुस्तान को बताते हैं कि पहलगाम के 9 गांव हिंदुस्तान के साथ है, फौज के साथ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तिरंगा यात्रा में लोग देशभक्ति में डूबे नजर आए, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अधिकार का कागज हाथों में है, पर कानून समझने वाला कोई नहीं। नालसा की जागृति यूनिट सिर्फ कानून की किताबों तक नहीं, लोगों तक ले जाती है। महिलाएं, मजदूर, वृद्ध या बच्चे, हर किसी के लिए कानूनी मदद बस एक फोन कॉल दो। न्याय सिर्फ कचहरियों में नहीं मिलता, वो मिलता है जागरूकता से। हेल्पलाइन 15100। अपना हक समझिए और न्याय पाइए, बिना डर, बिना देरी। नालसा, न्याय हर घर तक, न्याय सबके लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
शादी का किचन मैं के जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहलगाम आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी की है। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जानी चाहिए। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कितने 8,400 थोड़े कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। फिल्मी दुनिया की नामचीन हस्तियां कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंच रही हैं। फिल्म जगत के लोगों के कान फिल्म समारोह का एक सुनहरा अवसर और मंच है, जहां पर वो अपने देश, संस्कृति, विविधता और परंपरा को पेश कर सकें। किस तरीके से ये फेस्टिवल चल रहा है, आप देखिए इस खबर को। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये है कान फिल्म महोत्सव का फिल्म बाजार। बेहद मशहूर है, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर एक तरह से पूरी दुनिया की फिल्मों का एक वैश्विक मेला सजा हुआ है। दुनिया के तमाम देश यहाँ पर मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं और हर देश अपने देश की कला, संस्कृति और कहानियों को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा इटालियन पेविलियन लगा हुआ है, उसके पीछे अमेरिकन पेविलियन है। ये तमाम देश यहाँ पहुंचे हैं और अपने अपने देशों की जो फिल्म मार्केट है उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरह से एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया की फिल्मों का एक मेला सजा हुआ है। हर एक स्टॉल एक नई कहानी, एक नई शुरुआत, एक नए सहयोग की कहानी कहता है। दुनिया भर से यहाँ पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स एजेंट्स, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं अपनी कहानियों को, अपनी फिल्मों को बेचने के लिए, अलग अलग न्यू टेरिटरीज की शुरुआत करने के लिए, अलग अलग मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। एक तरह का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर दुनिया भर के प्रोफेशनल्स पहुंचे हुए हैं। छोटी बजट की फिल्म है या बड़ी बजट की फिल्म है, हर तरह की फिल्मों को एक मौका यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कान फिल्म महोत्सव एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म महोत्सव है, 78वां इसका एडिशन है। इसी के तहत यहां पर दुनिया भर से जो फिल्म बाजार के लोग हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। फिल्म महोत्सव एक अलग चीज है, फिल्म बाजार एक अलग चीज है। फिल्म महोत्सव जहां एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन फिल्म बाजार वो जगह है जहां पर लोग अपनी फिल्मों
फिल्मों को लेकर आते हैं और उन्हें बेचते हैं। यानी कि एक तरह का इकोसिस्टम जो एक बायर और सेलर के बीच खड़ा हो सकता है, वो कोशिश की गई है इस कान फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार के जरिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान फिल्म महोत्सव।